Hello learners, welcome to Ekain. We are back with a new video and this is for class 11th for the subject business studies, and the topics we are covering in this are concept of business, characteristics of business activities and comparison of business with profession and employment. So let's begin with the story. One day Alia was roaming about in the park when her aunt Jennifer came and started talking to her. As Aunt Jennifer knew that Alia has recently passed her 10th class exams, so she asked her about her future plans, to which Alia did not have any definite reply. So Aunt Jennifer suggested her that apart from doing jobs, you can also go for a business, which is a very prospering activity, right? But Alia did not know what exactly business is all about. So she went on in a library and got a book of business studies to study the concept of business. She took a book and started reading it. She found out that in the society, people go through many activities to satisfy their needs. So these activities can be broadly classified into economic and non-economic activities. राइट दो टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जिसमें कि मनी इन्वॉल्व होती है और मनी कमाई जाती है फॉर आवर लाइवलीहुड, जो कि हमें जीने के काम आती है मनी, राइट. फॉर एग्जांपल जैसे कि फादर्स जो हैं वो अर्न करते हैं किसी न किसी तरीके से बिजनेस के थ्रू या कहीं जॉब करके, ताकि वो अपना घर चला सकें. सो इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो कि आउट ऑफ लव, अफेक्शन और सिंपथी होती है. फॉर एग्जांपल कि अगर हम अपनी मदर को हेल्प करते हैं किचन में काम के लिए, तो उससे हमें कोई कमाई नहीं होती है, कोई अर्निंग नहीं होती है, लेकिन दैट इज़ आउट ऑफ लव. तो हमें वो उसको काम करके सेटिस्फैक्शन मिलती है. सो दिस इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. Apart from these basic differences, there are more differences between economic and non-economic activity, which we'll see in the next table. So the first difference we have here is motive. The motive of economic activity is to earn money. जैसे पहले बताया मैंने कि मोटिव क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, मनी को या वेल्थ को अर्न करना. जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्यों की जाती है, वो सोशल या साइकोलॉजिकल मोटिव से की जाती है, राइट. नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशन. हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं उस एक्टिविटी से, लाइक फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम एक्सपेक्ट करते हैं कुछ ना कुछ मनी इनकम हमें होगा, कुछ गेन होगा. लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में से हम कुछ भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, वो हम अपनी खुशी से करते हैं, राइट. थर्ड वी हैव इज आउटकम्स. इकोनॉमिक एक्टिविटी को करने के बाद क्या आउटकम मिलते हैं, क्या रिजल्ट मिलता है, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज होती हैं. या अगर हम किसी का काम कर रहे हैं किसी का, तो हम उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होगा. लेकिन वेयर एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आउटकम क्या होती है कि हमें मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलती है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फाई होते हैं हम वो काम करने के बाद, हैप्पीनेस मिलती है, ठीक है. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज एग्जाम्पल्स. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की एग्जाम्पल क्या हो सकती है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं. इनके बारे में भी डिटेल हम नेक्स्ट स्लाइड्स में करेंगे. नेक्स्ट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में की एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं, कोई रिलीजियस एक्टिविटी हो सकती है, कोई सोशल सर्विस हो सकता है, जैसे हम किसी की भी हेल्प करें विदाउट एनी गेटिंग बैक मनी. एंड पेट्रियाटिक एक्टिविटीज़ कुछ हो सकता है, जैसे कि हम अपनी कंट्री के लिए कुछ करें आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन. सो दैट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तो ये मेन डिफरेंसेस हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में. Now, while reading, Alia found that there are three main terms related to economic activities, and these terms were business, profession, and employment. So, what was business? Business is production or purchase and sale of goods and services with the main motive to earn profit. कुछ प्रोडक्शन करना या परचेज करना और सेल करना गुड्स या सर्विसेज की, ताकि आप प्रॉफिट कमा सको. फॉर एग्जाम्पल कि कोई आइसक्रीम बना के और आइसक्रीम बेचता है, तो वो प्रोडक्शन कर रहा है गुड की और सेल कर रहा है गुड की, एंड
क्या मोटिव है उसका, इन रिटर्न उसको प्रॉफिट मिलेगा, राइट। नेक्स्ट प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है, जिसमें कि कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल्स चाहिए होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये सब कुछ एक प्रोफेशन होता है क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर नॉलेज और स्किल्स चाहिए होती हैं टू प्रैक्टिस दैट प्रोफेशन। नेक्स्ट वी हैव इज़ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मीन्स जब हम कुछ दूसरों के लिए काम करते हैं और हमें इन रिटर्न पैसे मिलते हैं। पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेटेड, सो उसको हम एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अलग अलग MNC कंपनीज़ में जॉब करना या छोटी मोटी जॉब भी हो सकती है, कोई छोटी सी दुकान पे भी जॉब करना, तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर एम्प्लॉयमेंट। अपार्ट फ्रॉम दीज डिफरेंसेस देयर आर मोर डिफरेंसेस between business, profession and employment. We will look one by one. First is the commencement. So commencement means कि start करने का काम जो होता है। बिजनेस में डिसीजन ऑफ द एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर मीन्स जो कि ओनर होता है जिसने बिजनेस करना है, उसके डिसीजन पे डिपेंड करता है कि हमने कब कमेंस करना है बिजनेस और कैसे कमेंस करना है। प्रोफेशन में कब कमेंस होता है प्रोफेशन, जैसे ही आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट हो जाए और आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाए। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स की बात करें तो जब भी उनकी डिग्री कोर्स पूरा हो जाएगा और उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि हाँ जी अब आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो वो प्रोफेशन जो है वो कमेंस हो जाता है। ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट में कब आप जॉब शुरू कर सकते हो, जैसे ही आपने एग्रीमेंट साइन किया और अपनी ड्यूटी को ज्वाइन किया, तो उसे हम बोलेंगे कि कमेंसमेंट हो चुकी है एम्प्लॉयमेंट की, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन की कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए होती है इन तीनों में। बिजनेस में कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती है बिजनेस करने के लिए। कोई भी कभी भी कैसे भी बिजनेस कर सकता है विदाउट एनी मिनिमम क्वालिफिकेशन। लेकिन प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है। प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज उनको चाहिए होती है स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम के लिए। जैसे कि डॉक्टर्स हैं, उनको पूरी अपनी क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग चाहिए होती है, तभी उसके बाद वो अपना प्रोफेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और एम्प्लॉयमेंट में डिपेंड करता है काम के ऊपर। जैसा काम है वैसी ही क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होगी। अगर सपोज़ कोई बड़ा काम है, MNC कंपनीज़ के काम होते हैं, तो वहाँ पे क्वालिफ़िकेशन नेसेसिटीज़ ज़्यादा होती है एज़ कंपैरिजन टू स्मॉल वर्क्स, तो वहाँ पे क्वालिफ़िकेशन नेसेसिटीज़ कम हो जाती हैं, राइट। तो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द जॉब। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट वी हैव इज़ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मीन्स कि कितना पैसा लगाना पड़ता है। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो है वो डिपेंड करता है स्केल ऑफ बिजनेस में। स्केल ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि कितना वास्ट है आपका बिजनेस, स्मॉल बिजनेस है या लार्ज बिजनेस है, उसके हिसाब से ही आपको इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ती है। जबकि प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बहुत थोड़ी लिमिटेड अमाउंट में कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी ताकि आप उस कोर्स को पूरा कर सके और सर्टिफिकेट ले सके, तो आपको वो लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट में आपको कोई कैपिटल नहीं चाहिए है क्योंकि आपने किसी और के लिए काम करना है, तो इसलिए आपको कोई कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू हैव इज़ अ गुड क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज़ रिस्क इन्वॉल्व्ड इन बिजनेस। हमेशा रिस्क रहता ही रहता है, जबकि प्रोफेशन में थोड़ा रिस्क होता है और एम्प्लॉयमेंट में बहुत कम या ज़ीरो इक्वल के रिस्क होता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं होता, आपको सैलरी मिलनी है, मंथली मिलनी है, ईयरली मिलनी है, क्वार्टरली मिलनी है, तो वो आपको मिल ही जाएगी। लेकिन प्रोफेशन और बिजनेस में रिस्क रहता ही रहता है। सो नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज़ ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट में आप जो है बिज़नेस में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो अपना बिज़नेस कुछ ना कुछ फॉर्मेलिटीज़ के साथ, लेकिन प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में आप अपनी स्किल्स या क्वालिफ़िकेशंस को ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हो, इसलिए वहाँ पे ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं होगा। बिज़नेस में ट्रांसफ़र पॉसिबल हो सकता है, लेकिन वो भी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद। देन नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज़
The main objective of business is to earn profit, as we all know, right? प्रोफेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सर्विसेज प्रोवाइड करना, जो कि सब सर्विसेज करते हैं, जैसे कि ये डॉक्टर्स, लॉयर्स एंड टीचर्स हैं, ये सारे प्रोवाइड करते हैं अपनी सर्विसेज. एंड एम्प्लॉयमेंट का मेन मोटिव क्या होता है? अर्न इनकम बाय सेटिस्फाइंग एम्प्लॉयर. अपने एम्प्लॉयर को सेटिस्फाई करके आप सैलरी या वेजेस को अर्न कर पाते हो. Seventh point is code of conduct. Code of conduct means the rules and regulations which you have to follow. तो बिजनेस में कोई ऐसी प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है, लेकिन प्रोफेशन में और एम्प्लॉयमेंट में कोड ऑफ कंडक्ट होता है. प्रोफेशन में भी प्रोफेशनल एसोसिएशन, जैसे कि अगर डॉक्टर्स की बात करें तो मेडिकल एसोसिएशन है, लॉयर्स की बात करें तो लॉ एसोसिएशंस हैं, जो कि पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसको कि फॉलो करना पड़ता है. ठीक है, तो ऐसे प्रोफेशन में आपको कोड ऑफ कंडक्ट मिलेगा. एंड एम्प्लॉयमेंट में भी कोड ऑफ कंडक्ट आपको मिलेगा. वो कब मिलता है? जब आप कोई एग्रीमेंट साइन करते हो, तो उसमें सारी कंडीशन मेंशन होती हैं. वो कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस आपको फॉलो करनी पड़ती है, जो भी आपकी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में होती है. एंड नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज़ द नेचर ऑफ वर्क इन्वॉल्व्ड. नेचर ऑफ वर्क कैसा होता है? बिजनेस में नेचर ऑफ वर्क जो है उसमें क्या होता है? प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, उसको हम बिजनेस बोलेंगे. प्रोफेशन में क्या होता है? हम पर्सनलाइज्ड सर्विसेज देते हैं, जो कि स्पेशलाइज नेचर की होती हैं, जो कि हर जगह नहीं पाई जाती हैं. ठीक है. एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? हमें जो भी काम दिया जाता है हम वो परफॉर्म करते हैं, तो ये हमारा काम होता है उसमें. So the next point and the last point is the reward. Reward means कि हमें in return क्या मिलेगा? बिजनेस में in return हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट. प्रोफेशन में हम in return फीस चार्ज करते हैं. एंड इन एम्प्लॉयमेंट हमें मिलती है सैलरी और वेजेस. सो दीज वर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. नाउ नेक्स्ट वी लुक अपॉन द मीनिंग ऑफ बिजनेस. What does it says? Business may be defined as an economic activity involving the production and sales of goods and services undertaken with the motive of earning profit by satisfying human needs. So the terms which are important in this definition is, first is it is an economic activity. That means it involves the money aspect, right? And second is the production and sale of goods and services. Production होनी चाहिए goods and services की, और sale भी होनी चाहिए. And the third important point is the earning of profit by satisfying human needs. Human needs को satisfy करके आपको कुछ ना कुछ profit भी हो रहा है in return. So these 3 points is combined and it forms the basis of the business. Then we have is the definitions of business, which Alia read about in the book. So first definition is by Lewis H. Honey. He says business is a human activity directed towards producing or acquiring wealth through buying and selling of goods. Business एक human activity है, राइट, डायरेक्टेड टूवर्ड्स, जिसमें कि क्या होता है? प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ. या तो हम प्रोड्यूस करते हैं वेल्थ या एक्वायर करते हैं. कैसे? बाय बाइंग एंड सेलिंग गुड्स, की एक तरफ से बाय करके दूसरी तरफ हम सेल करते हैं और अपना बीच में प्रॉफिट कमा लेते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन वी हैव इज बाय पीटरसन एंड प्लूमैन. They say business is an activity in which different persons exchange something of value, whether goods or services, for mutual gain and profit. तो ये भी वही कहता है कि बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें कि कुछ पर्सन्स एक्सचेंज करते हैं कोई चीज़ जिसकी वैल्यू होती है. वो गुड्स भी हो सकती हैं, वो सर्विसेज भी हो सकती हैं, एंड एक्सचेंज करने के बाद दोनों को कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा. Then next definition is by James Stephenson. He says business is the sum total of those processes which are engaged in the removal of hindrances of persons, places and time in the exchange of commodities. वो बिजनेस क्या है? एक ऐसी एक्टिविटीज़ का सम टोटल है जिसमें कि हम ट्रेड कर सकते हैं. ठीक है, ट्रेड करके हम ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं टू वेरियस प्लेसेस. एंड अगर हमें कुछ
अपने गुड्स को स्टोर करना हो तो हम वेयर हाउसिंग भी यूज़ करते हैं, और अगर हमें कुछ मनी रिलेटेड एक्टिविटीज़ करनी हो तो हम बैंकिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ मिलकर ही एक बिज़नेस को क्रिएट करती हैं, ऐसा कहना है इनका जेम्स स्टीफनसन का, राइट। नाउ लेट्स लुक on the characteristics of business activities. So the first characteristic we have is an economic activity. So we all know that economic activity कौन सी होती है कि जिसमें मनी एस्पेक्ट इन्वॉल्व होता है। तो बिजनेस भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कही जा सकती है, क्योंकि बिजनेस से हमें प्रॉफिट होता है, और हम परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं ताकि हम प्रॉफिट कमा सके। सो इसलिए इसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। प्रॉफिट कमा के हम अपना लाइवलीहुड अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज़ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हर एक बिजनेस एंटरप्राइज, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर कोई और हो, तो वो कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज में डील करते हैं। कई एंटरप्राइजेस जो हैं वो खुद गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन कई एंटरप्राइजेस गुड्स को एक तरफ से लेके दूसरी तरफ कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं, उनको बेचते हैं। सो गुड्स कैन बी कंज्यूमेबल आइटम्स और इट कैन बी अदर आइटम्स ऑल्सो। कंज्यूमेबल आइटम्स में आ जाता है वो आइटम्स जो जैसे कि हो गया शुगर, घी, नोटबुक एक्सेट्रा, या फिर कैपिटल गुड्स भी हो सकते हैं। जो कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, जो कि हमारे हम जब उसको बेचेंगे तो किसी और के वो काम में आके उसको भी आगे अर्निंग में हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल कि मशीनरी हो गया या फिर फर्नीचर हो गया, कुछ ऐसे आइटम्स, राइट। और इसके अलावा गुड्स के अलावा सर्विसेज भी हो सकती हैं। सर्विसेज कैसे, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हो गया, तो ये सर्विसेज भी हो सकती हैं। और ये सर्विसेज एंड गुड्स जो हैं वो ये दोनों ही बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन के बाद सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी होनी चाहिए, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ट्रांसफ़र होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि अगर कोई पर्सन कुकिंग में अच्छा है, तो अगर वो कुक करता है अपनी फैमिली के लिए, सो दैट इज़ नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी। लेकिन अगर वही बंदा आगे कुक करेगा किसी रेस्टोरेंट में और अपना खाना जो है वो आगे सेल करेगा, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज बिजनेस एक्टिविटी, क्योंकि उसमें सेल हुई है और एक्सचेंज हुई है गुड्स एंड सर्विसेज का। सो this is the point of sale or exchange of goods and services. Then our fourth point we have is dealing in goods and services on a regular basis. रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए आपका जो डीलिंग है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार कर दो और उसके बाद आपका कोई वो डीलिंग नहीं है उस प्रोडक्ट में, सो दैट विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ बिजनेस। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं बोलूँ कि मेरा एक कुछ रेडियो है, राइट, एक ओल्ड रेडियो है और वो मैंने बेच दिया है, सो दैट विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस एक्टिविटी। लेकिन अगर मेरी कोई शॉप है रेडियो की और मैं वो सेल कर रही हूँ, तो वो मैं रेगुलरली ऑन रेगुलर बेसिस सेल कर रही हूँ, तो उसमें डील करती हूँ, दैट विल कॉन्स्टिट्यूट माई बिजनेस एक्टिविटी। फिफ्थ पॉइंट वी हैव इज़ प्रॉफिट अर्निंग। ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस एक्टिविटी हो तो वो प्रॉफिट अर्निंग मोटिव के लिए ही की जाएगी। अगर कोई एक्टिविटी प्रॉफिट नहीं अर्न करती है तो वो ज़्यादा देर सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। इसलिए मेन मोटिव आपका क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्निंग, और उसको प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज़ करना। कैसे, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करके या फिर अपनी कॉस्ट को कम करके आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हो, और यही मोटिव होता है एक बिजनेस का, राइट। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट वी हैव इज अनसर्टिनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टिनिटी मीन्स कि हमें पता नहीं होता, हम अनसर्टेन होते हैं कि हमें कैसा रिटर्न मिलेगा, हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो हर एक बिजनेस में कुछ ना कुछ इन्वेस्ट किया जाता है ताकि हम कुछ ना कुछ अर्न कर सकें। लेकिन अर्न क्या करना है, मतलब कितना अर्न होगा, ये हमें नॉलेज नहीं होती है बिजनेस को आगे बढ़।
और हमेशा एक पॉसिबिलिटी होती है कि कुछ ना कुछ लॉसेस जो हैं वो फ्यूचर में हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं अनसर्टिनिटी, कि हमें फिक्स्ड कुछ नहीं पता होता कि इन फ्यूचर क्या होना है क्या नहीं होना। एंड द लास्ट करेक्टरिस्टिक इज़ द एलिमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क जो है वो अनसर्टिनिटी के साथ ही आता है। अनसर्टिनिटी क्योंकि हमें पता नहीं होता कि क्या होना है फ्यूचर में, तो इसीलिए थोड़ा सा रिस्क रहता है। रिस्क किसका? लॉसेस का, कि इन फ्यूचर हमें कुछ ना कुछ लॉस हो सकता है। और रिस्क के काफ़ी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि कंज्यूमर का जो टेस्ट है वो चेंज हो जाए, कोई फैशन में चेंज आ जाए, या फिर गवर्नमेंट फैक्टर्स जो हो सकते हैं, कुछ स्ट्राइक्स हो जाएं, ठीक है, कोई बैन लग जाए तुम्हारे प्रोडक्ट पे। तो ये एलिमेंट ऑफ रिस्क जो हैं वो तुम्हारे बिजनेस में हमेशा ही कुछ ना कुछ रहते हैं। So this was all about today, and thanks for watching. Please do like and share and subscribe to my channel, and we'll be back soon with the next video. Bye bye.